नमस्ते विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चर। प्रथम वर्ष की ही कक्षा में आज हम इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों पर चर्चा करेंगे। सिक्कों के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। बच्चों, पहले तो हम आ जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अभिलेख हमें पूरी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। जहाँ अभिलेख चुप हैं, साहित्यिक स्रोत भी कुछ नहीं बता रहे हैं, वहाँ कई बार ऐसा होता है कि सिक्के हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन बारे में प्रदान करा सकते हैं। इसके अलावा कई बार अपुष्ट जो चीज़ें होती हैं इतिहास में, ये घटनाएँ हुई या नहीं हुई, उनकी पुष्टि के लिए भी सिक्के बहुत महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर करके हमारे सामने आते हैं। इस कारण इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोत पहले हैं, अगर अभिलेख दूसरे हैं, तो सिक्के भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम मार्केट में कुछ खरीदने जाएं तो लेन देन के माध्यम के रूप में हम क्या काम में लेते हैं? सिक्के कम, नोट कागज़ के जो होते हैं वो ज़्यादा काम में लिया करते हैं। उससे पहले, आज से 200 वर्षों पहले तक लेन देन के माध्यम के रूप में कागज़ नहीं लिया जाते थे, सिक्के काम में लिया जाया करते थे। ये सिक्के हमें कई बार धरातल पर मिलते हैं, कई बार ज़मीन में खुदे हुए मिलते हैं। उसके बारे में पहले बाद में चर्चा करेंगे। इन सिक्कों से हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, किस धातु के बने हैं, धातु कहाँ से आई होगी, आर्थिक स्थिति का तो पता चलता ही चलता है। सबसे पहले तो सिक्कों को जो पढ़ा जाता है उसका एक अलग ही हिस्ट्री में एक ब्रांच चलती है, इतिहास में एक अलग ही शाखा चलती है, जिसे अंग्रेज़ी में न्यूमिस्मैटिक्स और हिंदी में मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में मैं बता रही हूँ बार बार कि कागज़ की मुद्राएं प्रचलन नहीं थी। धातु धन या धातु मुद्रा, जिसको कि हम आम भाषा में सिक्के कहते हैं, वो प्रचलन में हुआ करते थे। ये सिक्के कभी मिश्रित धातुओं के होते थे, कभी प्योर होते थे। सिक्के तांबे के, चांदी, सोने, शीशे, इन सब के बना करते थे। और ये सिक्के जो है सांचों में ढाल करके, धातु सांचों में ढाल कर गर्म करके ही बनाई जाती है। ये सांचे भी हमें बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी के बने सांचे मिले हैं। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा सांचे मिले हैं सिक्के ढालने के, और गुप्तोत्तर काल में, यानी जब गुप्त साम्राज्य ख़त्म हो गया, उसके बाद सिक्के के सांचे जो हैं हमें कम मिलते हैं। अब बच्चों, आज तो क्या है कि हमारे पास जब पैसा अधिक हो जाता है, आज हमें उस पैसे की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है भविष्य में कभी पड़ जाए, तो हम क्या किया करते हैं, उस पैसे को बैंक में जमा करा देते हैं, खाते में डाल देंगे, FD करा देंगे या लॉकर में डाल देंगे। लेकिन प्राचीन समय में ऐसी बैंकिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप अपना पैसा जो है, अपना धन है, वो सुरक्षित कैसे रखोगे। तो उस समय में आप फिल्मों में देखते होंगे, ये परिचित होंगे परिपाटी से, कि लोग क्या करते थे, अपना पैसा मिट्टी के या कांसे के, तांबे के घड़े जो हुआ करते थे, या मिट्टी के बर्तनों में भर करके बड़ी हिफाजत से ज़मीन में गाड़ कर रखा करते थे, और वहाँ निशानी बना लिया करते थे कि जब कभी आपदा आए, हमें या हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस धन की आवश्यकता पड़े, तब ये धन निकाल जाए। तो अधिकांश तो ऐसा होता था कि जब उसको आवश्यकता पड़ती थी, वो मृदभांड खोद लिया करता था और अपना पैसा निकाल लिया करता था। लेकिन कई बार घटनाओं के चक्र में, या तो जो जिसने खोद करके अंदर डाला है वो भूल गया, या उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो सिक्के वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं। जब ऐसी निधियाँ सैकड़ों हज़ारों साल बाद खुदाई में निकलती है, और जब अगर वो इतिहास के जानकारों के हाथों में, सही हाथों में पड़ जाए, तो प्राचीन इतिहास की परतें खोलने में ये निधियाँ बड़ी ही मदद करती है। ऐसी कई सारी निधियाँ पूरे भारतवर्ष में से हमें मिली है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ भारत के ही सिक्के मिले हैं, उसमें कई सिक्के रोमन साम्राज्य के मिले हैं। तो रोमन सिक्के भारत में कैसे आए?
व्यापार वाणिज्य के कारण उस समय भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में व्यापार वाणिज्य हुआ करता था, तो भारत की वस्तुओं के बदले में रोमन साम्राज्य के लोग रोमन सोने के सिक्के दिया करते थे। ये जो निधियां हैं आजकल कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, यहाँ के जो इतिहास के म्यूज़ियम्स हैं उनमें सुरक्षित हैं। इसके अलावा कई सारे नेपाल में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हैं। लेकिन एक हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जब इन सिक्कों की महत्ता का पता चला, इतिहास ज्ञान की एक शाखा के रूप में अलग से विधिवत रूप से वैज्ञानिक तरीके से जब पढ़ा जाने लगा, तब हमारे दुर्भाग्य से भारत में ब्रिटिशों का, अंग्रेज़ों का शासन था। तो ज़्यादातर अधिकारी जो थे, जिनके हाथ में सिक्कों को ले जाना था, उन्होंने खुद का म्यूज़ियम बना लिया या इंग्लैंड में जो म्यूज़ियम है वो सारे भारतीय सिक्के वहाँ पर सबमिट करवा लिए। वैसे मुख्य सिक्के अगर आप जानना चाहो, उनकी सूचियाँ किस किस राजवंश ने वो सिक्के जारी किए, वो आपको मिल जाएंगे। ऐसी लिस्ट जो है कोलकाता के इंडियन म्यूज़ियम और लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में ऐसे सिक्के किस किस वंश ने कौन कौन से सिक्के जारी किए, वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। हालांकि सभी का काम नहीं हो पाया है, कई सारी लिस्टें बनाना अभी भी काम बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई ऐसा प्रखर वेत्ता निकलेगा इतिहास का जो इस काम को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब हम आ जाते हैं सिक्कों पर। तो सिक्के जो भारत में सबसे पहले काम में लिए गए वो सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स और हिंदी में कहा करते हैं आहत। आहत किसको कहते हैं? जब हमें चोट लगती है तब। तो ये जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, आहत सिक्के सारे चांदी के होते थे। इन सिक्कों पर ठप्पा मार दिया जाता था। तो पंच लगता है तो कैसी आकृति बनती है चेहरे पर, वैसे इन सिक्कों पर आकृति बन जाया करती थी। इस कारण इन्हें पंचमार्क कॉइन्स या आहत सिक्के कहा जाते हैं। इन सिक्कों पर कोई तिथि नहीं है, नाम नहीं है, राजा ने जारी किए या व्यापार की श्रेणियाँ जारी करती थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ चिन्ह मिले हैं, हाथी का, मछली का, वृक्ष का, अर्धचंद्र का, पूरे चंद्र का, सूरज का, और भी जो है ऐसे कुछ चिन्ह मिले हैं। ना राजा का नाम है, ना जारीकर्ता का नाम है, ना तारीख दी गई है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। पहली बार भारतीय इतिहास में लेख युक्त सिक्के जो जारी किए गए, जिन सिक्कों पर लेख लिखे गए थे, किन राजा ने किसे जारी किया है, उसकी तारीख हो सकती है और भी कुछ जानकारियाँ जो राजा देना चाहे, वो चलाए थे हिंद यवन शासकों ने। बच्चों, प्राचीन समय में सिकंदर के साथ में कई सारे यूनानी लोग जो हैं वो भारत में आकर बस गए थे और सिकंदर के बाद में भी ये प्रक्रिया अनवरत जारी रही। ये लोग आक्रमणकारी के रूप में आए और इन्होंने अपने छोटे छोटे या कई बार वृहद बड़े साम्राज्य भी भारत में बना लिए। तो इन लोगों ने ही, इन शासकों को हम हिंद यवन शासकों के नाम से जानते हैं। इन्हीं ने सबसे पहले लेख युक्त कि हम बता सकते हैं ये सिक्का इस राजा ने जारी किया है, डिमेट्रियस ने किया है, ये मिनेंडर ने किया है, ये सारे सिक्के हमें बताते हैं। उसके बाद में मैंने बता दिया, इन्हीं ने सोने के सिक्के भी हिंद यवन वालों ने ही शुरुआत में जारी किए। वैसे कनिष्क, कुषाण शासकों ने बड़े स्तर पर सिक्के चलाए सोने के, और सबसे ज़्यादा अगर सोने के सिक्के हम पूछें कि किस काल में मिले हैं, तो वो थे गुप्त शासक, जिन्होंने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। अब थोड़ा सा इसके साइंटिफिक व्यू पर भी आ जाते हैं कि सोना जो है हमारे यहाँ बहुत कम पैदा होता है। ज़्यादातर सोना जो आया हमारे रोमन साम्राज्य के साथ जब हमारा व्यापार हुआ, जितना अधिक मात्रा में व्यापार फला फूला, उतनी ही अधिक मात्रा में सोने के सिक्के हमें मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि इस काल में रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था। अब आते हैं सिक्के जो हैं वो किन काम में लिए जाते थे। सिक्के जो हैं दान देने के काम में, दक्षिणा के काम में, खरीद फरोख्त चाहे ज़मीन हो, सब्ज़ी वगैरह हो, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हों, इसके अलावा अधिकारियों को वेतन देने में या मज़दूरों को मजदूरी देने में, इन सारे लेन देन में सिक्कों को काम में लिया जाता है। तो इसलिए सिक्के जो हैं आर्थिक इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश डालते हैं। जिस काल में हमें सिक्के ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि गुप्त
मौर्योत्तर काल में, कुषाणों के काल में, तो हमें पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था। और जब सिक्के मिलना कम हो जाते हैं तो ये पुष्टि करता है कि व्यापार वाणिज्य कम हो रहा है। सिक्कों पर हमें जिस राजा ने या व्यापारिक अगर निगमों ने जारी किए तो उनके नाम मिलते हैं, किस राजा के शासन में जारी हुए वो मिलते हैं, उसका टाइम पीरियड मिलता है। जब दिनांक मिल जाएगी तो उस राजा का शासनकाल हमें कंफर्म हो जाएगा, वो किस वंश से ताल्लुक़ रखता था, उसके साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। अगर समुद्रगुप्त के सिक्के हमें दक्षिण में नहीं मिलते तो हम देख सकते हैं कि गुप्त शासकों ने दक्षिण को प्रत्यक्ष नियंत्रण में स्थापित नहीं किया था। इसके अलावा राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। बता दिया मैंने कि सिक्के अगर ज़्यादा मिले तो व्यापार वाणिज्य ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं हमें मौर्योत्तर काल में, और गुप्तोत्तर काल में यानी जब गुप्त शासक वंश खत्म हो रहा था तब सिक्कों का मिलना भी हमें कम होने लगता है। तो ये व्यापार वाणिज्य के पतन में हमें दर्शाते हैं। इसके अलावा सिक्कों पर जो शासक हुआ करते थे वो देवी देवताओं के चित्र, उनके धार्मिक प्रतीक और लेख भी लिख लिया करते थे। जैसे मिनांडर के सिक्कों पर हमें बुद्ध की आकृति मिलती है, कनिष्क के सिक्कों पर हमें जो है शिव की, उमा पार्वती के सिक्के भी हमें मिलते हैं। तो ये जो है उनकी धार्मिक रुचियों के बारे में बताते हैं। गुप्त शासकों के हम अधिकतर देखते हैं लक्ष्मी मिल रही है, गरुड़ मिल रहा है, तो ये इनकी भागवत धर्म के प्रति झुकाव का संकेत हमें दिया करते हैं। इसके अलावा कैसी पेंटिंग बनाई गई है, कला के बारे में, धर्म के बारे में हमें जानकारी मिला करती है। इसके अलावा कुछ दो एक चीज़ें जो बाकी के ऐतिहासिक स्रोतों से हम पुष्ट नहीं हो पाते और सिक्के उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। नासिक के पास में गांव है जोगलथम्बी, वहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा मिला था। उस घड़े में खूब सारे सिक्के मिले। उन सिक्कों पर पहले तो शक शासक नहपान का नाम है और उसके बाद में ठप्पा मार करके उसी के ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम अंकित किया गया है। अब सोचो ऐसा कैसे संभव हुआ होगा। हम एक आम जन की तरह नहीं, हम एक इतिहासकार के दिमाग से अगर सोचें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था और इसी के कारण उसके सिक्कों को वापस से ढालने के समय नहीं मिला तो उन्हीं पर ठप्पा लगा दिया गया गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो ये जो जोगलथम्बी मृदभांड है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी की नहपान पर विजय की पुष्टि करता है। हालांकि उसके अभिलेख से पता तो चलता है, लेकिन फिर भी हम डबल अगर कंफर्म होना चाहें तो इसकी हमें जानकारी देता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति, जो कि उसके इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, आयोजन किया था। लेकिन समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के मिलते हैं जो बताते हैं कि शायद प्रयाग प्रशस्ति की रचना के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध उसके समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए जो सिक्के हमें दिखते हैं वो उसके संगीत प्रेम की, कला साहित्य के प्रति उसकी रुचि को दर्शाते हैं। अब वही बात वापस मैं आपको तीसरी चौथी बार बता रही हूँ कि जब व्यापार वाणिज्य ज़्यादा होगा तो सिक्कों का प्रचलन ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा सिक्के ढाले गए मौर्यों के बाद के काल में, जब कनिष्क कुषाणों का शासन था, शकों का शासन था, हिंद यवनों का शासन था। सबसे अधिक सीसेट, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी सभी धातुओं के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के भी मिले हैं। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। रोमन साम्राज्य से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार हो रहा था जिसके कारण ये सिक्के आ रहे थे। उसके बाद में गुप्तों के बाद में सिक्के मिलना कम हो जाते हैं, तो हम जान सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य अब कम हो गया था। ठीक है, तो ये हैं सिक्के जो इतिहास के स्रोत के रूप में शायद महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं तो पूरक जानकारियाँ उपलब्ध करवाने में, या जो जानकारियाँ हमें अभी तक मिली हैं उनकी पुष्टि करने में बड़ा ही सिक्कों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये थे हमारे सिक्के इतिहास के स्रोत के रूप में। इस लेसन को वापस रिवाइज करिए और ये नोट्स की PDF है, इसको आप सेव कर लीजिए ताकि आपकी परीक्षा के दौरान भी ये काम आ सके। धन्यवाद।